अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नकीशा और आप देख रहे हैं करतबा टीवी। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें आपको बहुत दिलचस्प आपको मैं खबरें दूंगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें क्योंकि आप हमारे लिए जो आपकी राय है वो बहुत ज़्यादा अहम है। आज आज की अगर खबरों की तरफ चले नाज़रीन तो आज बहुत दिलचस्प खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आज हम आपको बताएंगे दो मशहूर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की कहानी। जी हाँ, बिल्कुल, दो मशहूर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की कहानी बताएंगे आपको कि पिछले दिनों उनके साथ क्या क्या होता रहा और अभी करंट उनकी क्या सिचुएशन है, अभी वो किस हाल में है। इसके साथ साथ अगर यूट्यूबर से बात हटे तो अगर हम सियासत की तरफ आए तो आज आपको दो मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमाओं के बयानात के बारे में बताएंगे जो कि उन्होंने बहुत अहम बयान दिए हैं। अब सारी खबरें जो है वो दो दो करके जो है वो उनका आपस में ताल्लुक मान रहा है। जहां दो यूट्यूबर्स की बात हुई, दो नून लीग की रहनुमाओं की बात हुई, वहीं दो पीटीआई के वकीलों की भी बात आपको आज बताएंगे जो कि पीटीआई के वकील हैं और पीटीआई में बहुत अहम जो है वो उनको ओहदे भी दिए हुए हैं। एक बिल्कुल गायब हो गए, एक को उठा लिया गया और एक ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो है वो बयान दे दिया और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में भी जाने का ऐलान किया। इसके अलावा आपको आज अपने इस व्लॉग में जो है वो मौलाना फजल रहमान, क्योंकि हमने आपको कल के व्लॉग में बताया कि हुकूमत ने उनके तमाम जो है वो उनके जो थे तहफ़्फ़ुज़ात तमाम जो है उनको मान लिया और पीटीआई ने कहा कि जी मौलाना साहब की डील, ये वो सारे मामला डील की जो है आवाज़ें चलना शुरू हुई। तो मौलाना साहब ने और आज उनकी जमात ने इस पर क्या मौक़िफ़ दिया आपको ये भी बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन आपको ये बताएंगे कि आज बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के प्रेसिडेंट जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने भी एक बयान दिया है, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन सेम पेज जो कि आप पिछली हुकूमत में भी सुनते आए हैं, सेम पेज पे इमरान खान साहब भी कहते थे कि मैं, मेरी हुकूमत और आर्मी चीफ हम सब सेम पेज पे हैं। जनाब अंसार अब्बासी साहब उन्होंने आज एक कॉलम लिखा और उनके कॉलम के मुताबिक इस वक्त मुल्क की जो हुकूमत है और मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है और मुल्क के जितने भी बड़े हैं वो सारे सेम पेज पे हैं। ये सारी खबरें हम आपको जो है वो बारी बारी बताएंगे। तो सबसे पहले आज फिर आपको हम खुशखबरी से शुरू करेंगे। अगर मैं आपको खुशखबरी बताऊं तो नाज़रीन आज फिर स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो कारोबार का जब आगाज हुआ तो कारोबार का आगाज बहुत मुस्बत हुआ। आज फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जो है वो 86,000 पॉइंट्स की हद को भी अबूर किया। ये जो फिगर्स हैं नाज़रीन ये एक मुस्बत फिगर्स हैं मईशत को लेके। आप आने वाले वक्त में देखेंगे, आने वाले दिनों में, कि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर आप कमी देखेंगे। और इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको कल बताया है कि वजीर खजाना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो हालात हैं मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत में चल पड़ी है तो हम जो है वो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको भी कम करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको खुशखबरी से आगाज किया। अब अगली जो अपनी खबर की तरफ जाए तो अगली खबर जो है वो मौलाना फजल रहमान का दावा, जो उन्होंने कहा कि जी मेरे पे डील के इल्जाम है, तो उन्होंने इसको मुस्तरद किया। मौलाना साहब ने कहा जी कि मैं कल जो है वो कॉन्फ्रेंस थी, मैं मिला जरूर और हमने जो है वो आईनी तरमीम पे बात भी की, लेकिन हमने जो बात की आईनी तरमीम को लेकर वो ये है कि जब तक एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने जा रही है 15 अक्टूबर तक, जब तक कि वो नहीं होती तब तक जो है वो आईनी तरमीम को हम डिस्कस नहीं करेंगे। मौलाना साहब ने कहा कि तब तक जो है इस मामले को जो है रोक दिया गया है, 15 अक्टूबर तक ये मामला रोक दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम इस पर जो है वो डिस्कशंस करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और मौलाना साहब ने कहा जी कि कोई डील नहीं हुई है मेरी, हाँ हमने सिर्फ ये जरूर किया है कि हमने पेपर वर्क की हद तक जो है वो हमने हुकूमत को अपना जो है हमने पेपर वर्क दिया है और हुकूमत से जो उनका पेपर वर्क है वो लिया है ताकि हम देख सकें कि हुकूमत क्या चाहती है और हुकूमत को पता चले कि हम क्या चाहते हैं। मौजूदा जो पीटीआई की क्यादत है जो इस वक्त बाहर है और पीटीआई के जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी क़यादत में जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर पर उनसे मुलाकात की। जैसा मैंने आपको कल कहा कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। हालांकि इनको सियासत का 12वां खिलाड़ी कहा जाता है, लेकिन ये वो 12वें खिलाड़ी नाज़रीन बन चुके हैं कि जिनके अलावा 11 खिलाड़ियों से बाकियों से खेला नहीं जा रहा। हुकूमत है तो हुकूमत को भी मौलाना फजल रहमान साहब की जरूरत है और अपोजिशन है तो अपोजिशन को मौलाना फजल रहमान की जरूरत मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत से ज्यादा है। तो मौलाना फजल रहमान इस वक्त हॉट केक बन चुके हैं कि जिसको हर कोई जो है वो खाना चाहता है, जिसको हर कोई जो है वो अपने साथ रखना चाहता है, जिसको हर कोई चाहता है कि ये मेरे साथ रहे। इस वक्त मौलाना साहब की इतनी अहम पोजीशन हो गई है हुकूमत में भी और ओपोजिशन में भी। तो जैसा कि पीटीआई के लोग उनकी तरफ गए तो मौलाना साहब ने बड़ी, आपको पता है वो बड़ी जो है वो गर्म जोशी से लोगों से मिलते हैं, तो बड़ी गर्म जोशी से मौलाना साहब ने उनको वेलकम किया और मिस्टर गौहर को उनके कान में कहा कि आप महफूज हाथों में हैं।
इसका मतलब आप खुद समझ लें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि वो तसल्ली देना चाह रहे हैं कि आप बेफिक्र रहे, मुझे पता है आप क्यों यहाँ पे आए हैं, कल जो आपने देखा उसके बाद आप मेरी तरफ आए हैं, आप बेफिक्र हैं, आप महफूज हाथों में हैं, हम इकट्ठे ही हैं। तो मौलाना साहब जो है वो उनको अभी भी कह रहे हैं कि मैं आपके साथ ही हूँ, बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि मौलाना साहब किस तरफ जाते हैं। अगर मैं मौलाना साहब के ट्रैक रिकॉर्ड को देखूँ और ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बात करूँ, तो मौलाना साहब ने हमेशा जो है वो जो पलड़ा भारी उनको नजर आता है नाज़रीन, वो उसी तरफ ही हैं। अगर मैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, और हमेशा जो हुकूमत में पार्टी होती है उसका पलड़ा भारी होता है, उसके पास देने को बहुत कुछ होता है। तो अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख के मौलाना साहब को बताऊं, अपना एनालिसिस आपको दूं, तो इसके कभी इम्कानात हैं कि मौलाना साहब जो है वो हुकूमत की तरफ जाए। लेकिन क्या पता, मैं भी, क्योंकि मौलाना साहब ने भी आखिर आगे भी हुकूमत करनी है, अगर उनको पता है कि मैं हुकूमत की तरफ गया तो हुकूमत की जो इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की नजरों में जो इस हुकूमत की जो है वो हैसियत है, ये ना हो कि अगर मैंने इस हुकूमत का साथ दे दिया तो मेरी भी रहती सही जो कसर है वो भी जो है वो इस सियासत में खत्म हो जाए। तो मौलाना साहब आने वाले दिन में देखेंगे कि मौलाना साहब जो है वो क्या फैसला करते हैं। अगली एक अपनी जो है वो खबर की तरफ जाए नाज़रीन, तो अंसार बाजी साहब ने जो है वो जंग में एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े हैं, बड़ों से मुराद जो पाकिस्तान के फैसले करते हैं, उनमें मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे वजीर आजम शामिल होते हैं, हमारे जो है वह सदर ममलिकत शामिल होते हैं, और हमारे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हमारे मुल्क के आर्मी चीफ, जो कि एक बहुत अहमियत, मैं समझता हूँ कि बहुत अहम शख्सियत होते हैं और उनकी बहुत अहमियत होती है, वो शामिल होते हैं। तो उनका कहना है कि जिस तरह इमरान खान की हुकूमत में एक सेम पेज की बात थी, सेम इसी तरह ही इसी हुकूमत में भी जो है वो एक सेम पेज को लेके बात हो रही है, और इस वक्त मुल्क के वजीर आजम, सदर और आर्मी चीफ एक ही पेज पे हैं। क्योंकि इस वक्त, जैसे कि मैंने आपको अपने शुरू में बताया, कि इस वक्त जो है वो स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत अच्छा जो है वो अपना बिजनेस कर रहा है, रिकॉर्ड दिखा रहा है, मुस्बत जो है वो दिखा रहा है, पाकिस्तान की जो मैशत है वो मुस्तहकम की तरफ जा रही है। तो इसी भी जो है जितने हमारे पाकिस्तान के जो बड़े हैं, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की मैशत और पाकिस्तान की जो तरक्की है वो मुस्बत राह की तरफ जो है वो गामजन है। तो इस सिलसिले में जो है हम किसी भी ऐसे अनासर को, जी हाँ नाज़रीन, मेरे अल्फाज की तरफ गौर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसका फैसला आप पे छोड़ना है कि वो ये पैगाम किसको देना चाह रहे हैं। हमारे बड़ों का ये कहना है कि हम इस वक्त जो पाकिस्तान जो है, क्योंकि एक मुस्बत राह पे गामजन हो चुका है, तो हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि वो इस राह पर जो है वो रुकावट डाले, और किसी भी इंतशारी टोले को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान का जो है वो एक मुस्बत जो राह है तरक्की की, उसको जो है वो सबूताज करे। नाज़रीन, मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ कि आर्मी चीफ क्या कहना चाह रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो वकील, एक ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बयान दिया और दूसरे को जो है वो उठा लिया गया। तो पहले चलते हैं कि किसने अपनी हुकूमत के खिलाफ बयान दिया, तो वो हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी इस वक्त जो हैं वो हैं सलमान अकरम राजा साहब। जी हाँ, सलमान अकरम राजा, जिसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत मशहूर वकील हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर उन्होंने लाहौर से इलेक्शन भी लड़ा, हार गए, लेकिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो हर केस में इमरान खान की जो है वो मामलत करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत ने जो है वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर जो गैर आइनी जो हुकूमत ने उन पर बंदिश की है, तो इसके खिलाफ जो है वो उनको जो है वो हाई कोर्ट में जाना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि अगर ये लोग हाई कोर्ट में जाते हैं तो इस सिलसिले में मैं इनकी मामलत करूंगा, मतलब कि मैं इनका केस भी लड़ूंगा। इवन कि उन्होंने कहा है, क्योंकि जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, उनका ज्यादातर जो ताल्लुक है वो केपीके से है। इवन कि उन्होंने कहा है कि अगर ये केपीके में भी जाते हैं अदालत में, तो मैं वहां पर भी जो है इनके साथ दूंगा और इनकी जो है वो मामलत करूंगा अदालती, चाहे वहां पे हमारी अपनी ही हुकूमत क्यों नहीं है। तो इस तरह जो है नाज़रीन, अपने ही वकील ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो है वो जाने का ऐलान कर दिया है। इंतजार पंचोता साहब उनका नाम है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी बहुत बड़े वकील हैं। उनको जो नाज़रीन बताया जा रहा है कि उनको जो है वो उठा लिया गया है, जी हाँ, गायब कर दिया गया। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त इस मुल्क में जो है किसी को भी उठा लिया जाता है जी, किसी को भी गायब कर दिया जाता है। मुझे आपको कोई पता नहीं चलेगा कब हमें कोई आके डाले वाला आएगा और हमें उठा के ले जाएगा, हमें कोई नहीं पता चलेगा, और कब छोड़ेगा ये भी कोई नहीं पता चलेगा। तो जी, उनको उठा लिया गया और उनको गायब कर दिया गया। ये वो वकील है नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ कि इनकी अहमियत क्यों है ज़्यादा। ये वो वकील है कि जो आखिरी दफ़ा इमरान खान साहब से डयाला जेल में मुलाकात करके बाहर निकले थे, तो इनको उठा लिया गया। अब बस दुआ कीजिएगा आप भी और मैं भी, ये दुआ करूंगा कि ये किसी सहाफ़ी के घर से बरामद ना हो जाए और कोई इंटरव्यू ना दे बैठे, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक जो है वो उठाया गया है, या तो वो किसी सहाफ़ी के घर से बरामद हुआ, या तो वो किसी जनाब टीवी चैनल के इंटरव्यू से बरामद हुआ, और उसने जो है वो अपना बताया कि मैं यहाँ पे गया था, ये हुआ, मेरी सोच बदल गई। तो अब देखते हैं कि जो पीटीआई के वकील हैं, इनकी सोच जो है वो कब तक जो है वो कायम रहती है और कब तक ये वापस आते हैं।
जी हाँ, मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमाओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है वो बयानात दे दिए हैं और बहुत बड़े मैं समझता हूँ जी बयानात दिए हैं। सबसे पहले की अगर बात करें तो मतीउल्लाह जान जो कि कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और एक बहुत ही बड़े सहाफ़ी है पाकिस्तान के, नियो न्यूज़ पर वो अपना सहाफ़ी के नाम से जो है वो प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पर उनको मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है वो जावेद अब्बासी हैं। जावेद अब्बासी साहब ने उनको इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो 2024 का इलेक्शन गुजरा है, इस इलेक्शन में जो है पाकिस्तान तरीके-इंसाफ ने हमें शिकस्त दी। उन्होंने अपनी शिकस्त जो है वो कबूल की कि पाकिस्तान तरीके-इंसाफ ने हमें जो है वो हराया इलेक्शन। लेकिन इस इलेक्शन में क्या हुआ कि जो हारे हुए थे उनको जितवा दिया गया और जो जीते हुए थे उनको जो है वो हरवा दिया गया और हारे हुए को मुल्क की हुकूमत दे दी गई। तो नाज़रीन, ये जो इनका बयान है ये मैं समझता हूँ कि एक पूरी क्लीन चिट है। ये जो इनका बयान है ये पूरी एक क्लीन चिट है। किसको? पीटीआई को। कि पीटीआई भी यही कह रही है कि इस मुल्क ये जो इलेक्शन हुआ है 2024 का, इसमें धांधली हुई है। और अब नून लीग के खुद जो रहनुमा हैं वो इस बात को जो है वो मान रहे हैं कि बिल्कुल हल्कों में धांधली हुई, बल्कि पूरे मुल्क में पाकिस्तान लेवल पर धांधली हुई है। और हम हार गए थे लेकिन हमें जितवा दिया गया, और क्योंकि हम हार गए थे तो हमारी हुकूमत भी बदली थी, तो हम हारे हुए को हुकूमत दे दी गई और जो जीते हुए थे उनको जो है वो पीछे कर दिया गया। अब हारा कौन जीता कौन, आप पे मैं फैसला छोड़ता हूँ कि आप खुद फैसला करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगले रहनुमा की तरफ जाएं तो नाज़रीन, अगले भी रहनुमा हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत अहम रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और वो हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। जी हाँ, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, लाहौर से उनका ताल्लुक है, बहुत बड़े रहनुमा है। उनका जो शुमार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप में किया जाता है। ये जो आज से 2 दिन पहले जो है ऐवान सदर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी फ़लस्तीन से यकजहती के लिए, उसमें जो एक सहाफ़ी ने उनसे इंटरव्यू किया जब ख्वाजा साहब वहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब, क्या ये अच्छा होता कि आज इस जो कॉन्फ्रेंस है इसमें आप इमरान खान को भी मदऊ कर लेते। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, तो क्या ही था कि इसमें आप जो है वो इमरान खान साहब को भी बुला लेते ताकि पूरे मुल्क की नुमाइंदगी हो जाती। तो उस पर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आगे से कहा कि आप सिर्फ देखिए 6 महीने से 1 साल के दरमियान, 6 महीने से 1 साल तक जो आने वाला है, इमरान खान साहब हमारे दरमियान ही होंगे और वो हुकूमत में होंगे और हम उस वक्त अपोजिशन के ट्रैक पे खड़े होंगे। जी हाँ नाज़रीन, आप देख लें कितना बड़ा बयान है जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने दिया है। वो खुद मान रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहा भी होंगे। उन्होंने टाइम भी बता दिया। इस दफा जो टाइम है वो पीटीआई की तरफ से नहीं बताया गया। इस दफा जो टाइम है वो पीटीआई के किसी रहनुमा ने नहीं बताया या किसी पीटीआई के यूट्यूबर ने नहीं बताया कि खान साहब कब छूट रहे, आ रहे हैं, अगले हफ्ते आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। इस दफा मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा ने खुद टाइम भी बता दिया, और ना सिर्फ टाइम बताया कि खान साहब कब बाहर आ रहे हैं, बल्कि ये भी उन्होंने बता दिया कि जनाब खान साहब बाहर भी आएंगे और इस मुल्क में जो हुकूमत भी करेंगे और वो वजीर आजम भी बनेंगे। और उन्होंने अपना भी हाल बता दिया कि हम जो है वो इस वक्त जो है वो अपोजिशन के ट्रैक पे खड़े होंगे। तो नाज़रीन, आप देख लें कि इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल है। जो हुकूमत में है उनको खुद खतरा है कि हमारे बस दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। अगली खबर की तरफ बड़े नाज़रीन, तो अगली खबर जो है पीटीआई की तरफ से ही है, और वो है पीटीआई के जो सदर हैं पंजाब के, चौधरी परवेज इलाही साहब। आज वो बहुत अरसे के बाद जो है वो मंजर आम पर आए, और बहुत अरसे बाद जब वो मंजर आम पर आए तो उन्होंने कहा कि नैब ने मेरे पे जो है वो 25 जो है वो गैर कानूनी जो है वो मुकदमात बनाए, और नैब जो है वो मेरे पर मजीद जो है वो मुकदमात बनाना चाहती है। मकसद सिर्फ इसका एक ही है, वो ये है कि मेरे पे दबाव है कि पीटीआई और इमरान खान का साथ छोड़ दूं मैं और मेरा बेटा मोनस इलाही। लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ना मैं पीटीआई का साथ छोड़ रहा हूं और इमरान खान का भी साथ छोड़ रहा हूं, और ना ही मेरा बेटा जो है वो इनका साथ छोड़ेगा। नैब ने चाहे मेरे पे 25 की बजाय वो 50 मुकदमात बना ले, लेकिन मैं जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा हूँ कंधे से कंधा मिला के। जी हाँ नाज़रीन, बहुत अरसे के बाद आज जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब मंजर आम पर आए, और उनका कहना था कि मैं और मेरा बेटा मोनस इलाही खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जी नाज़रीन, अगली खबर की तरफ बढ़े तो अगली खबर जो है वो यूट्यूब से है। जी हाँ, पाकिस्तान में आपको पता है जी इस वक्त जो है वो यूट्यूब और यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा मशहूर है। और पाकिस्तान के मैं अगर टॉप के यूट्यूबर की बात करूं, जी हाँ बिल्कुल, आज टॉप के जो यूट्यूबर हैं उनकी ही खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। 2 बड़े इस वक्त यूट्यूबर्स की मैं आज आपको खबर दूंगा। एक जो है उसके तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 8 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर है, और दूसरे के जो हैं वो तकरीबन उससे हाफ हैं, तकरीबन कोई 4 मिलियन उसके भी होने वाले हैं। एक को जो है यूट्यूब पे 7 साल हो गए हैं, एक को जो है अभी 1 साल हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, पहले की बात करते हैं तो मैं जनाब बात कर रहा हूँ सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की। जी हाँ, बहुत ही मशहूर हैं पाकिस्तान में डकी भाई।
बहुत ही ज़्यादा मेरा ख्याल है उनकी पाकिस्तान में फॉलोइंग है। 8 मिलियन से ज़्यादा जो है यूट्यूब पे उनके फॉलोअर्स हैं और बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोस को जो है वो लोग लाइक करते हैं। वो उनका एक कंटेंट है, वो बड़ा फनी सा कंटेंट बनाते हैं, लोग उनको देख के बहुत महसूस होते हैं। तो नाज़रीन, खबर मिली कि आज से 2 दिन पहले जो है अरूब, जो कि उनकी बीवी हैं, अरूब जतोई और सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को जो है वो गिरफ्तार किया गया। जी हाँ नाज़रीन, उनको गिरफ्तार किया गया। सादुर रहमान पर इल्ज़ाम ये था जी कि उन्होंने दुबई में एक गाड़ी पे, उनकी वीडियो भी है, एक गाड़ी पे 804 का नंबर लगा हुआ था और उन्होंने उस पे हाथ रखा और जब अपनी वीडियो में खोला और उसने कहा कि ये जो नंबर है ये बहुत मशहूर नंबर है पाकिस्तान में और इसका जो है वो नाम लेना बैन है पाकिस्तान में। अब 804 क्या है और 804 की क्यों पाकिस्तान में इतनी गूंज है और 804 का नाम लेना क्यों पाकिस्तान में बैन है, ये मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ और आपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि 804 से पाकिस्तान में मुराद क्या लिया जाता है। मैं भी नाम नहीं दूंगा 804 का, मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं देखना चाहूँगा कि आपको 804 का पता है या नहीं पता। तो एक तो हुकूमत ने ये इल्ज़ाम लगाया जी उन पे इदारों ने कि इन्होंने उस जो नाम है उसको प्रमोट किया और दूसरा इन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारे जो हैं उनको जो है वो प्रमोट किया। अब क्या मैं ये यहाँ पे सवाल करना चाहूँगा कि क्या 804 और पीटीआई या खान साहब का नाम लेना जो है हुकूमत वो अपने खिलाफ इसको नारेबाजी कहती है? क्या 804 या खान साहब या पीटीआई का जो नाम लेना है क्या हुकूमत इसको अपने खिलाफ समझती है? यही इल्ज़ाम था सिर्फ जो है वो इस पर डकी पर और उनकी जो वाइफ है अरूब जतोई पर लगाया गया। लेकिन इदारों ने क्या कहा कि हमने उनको क्यों उठाया जी? उन्होंने एक अलहदा ही मंतक दी। उन्होंने कहा जी कि अरूब जतोई ने अपनी जो सोशल मीडिया की एक साइट है इंस्टाग्राम, वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर उन्होंने एक असले की जो है साथ एक वीडियो अपलोड की, असले की नुमाइश की, तो इसलिए हमने उनको उठा लिया और वो असला भी हमने जो है वो बरामद करवा लिया है और हम ये देखना चाहते हैं कि ये असला है ये क्या लाइसेंस शुदा है या नहीं है, ताकि फिर ये कल को ये ना हो कि ये कुछ जो है वो मुल्क की अमन अमान की सूरत खराब हो जाए। तो ये पुलिस ने अपना मौक़िफ़ अपनाया, जबकि असल जो कहानी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि डकी ने दुबई में भी 804 का जो नंबर है उसको जो है वो कहा था कि ये बहुत मशहूर है और पाकिस्तानी लोग इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और रिसेंटली वो कराची में गवर्नर हाउस में एक तकरीब थी जहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक से भी उसने मुलाकात की, वहाँ पर भी एक किसी शख्स ने उससे पूछा था पीटीआई और इमरान खान के बारे में, तो उसने कहा था जी जी हाँ मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद ही जब वो लाहौर वापस आया तो उसको जो है उसके घर से उसकी बीवी समेत जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हुकूमत ने असले का जो नाम लिया और कहा जी कि उसको हमने इसलिए पकड़ा है कि मुल्क में कोई अमन अमान का सूरत है, वो कोई हुकूमत ने कहा कि कोई डकी गन लेके सड़क पे ना आ जाए, GTA समझ के जो है लोगों को मारना ना शुरू कर दे। गेमर है ना, वो गेम उसको पसंद है, तो क्या पता सड़क पे आके लोगों को मारना ना शुरू कर दे। लेकिन अभी अगर मैं उनके करंट सिचुएशन की बात करूँ, इस वक्त जो है उनको, उसको और उसकी बीवी को जो है वो रिहा कर दिया गया है। लेकिन जब उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो एक वहाँ पर बहुत अच्छा एक मोमेंट आया कि क्योंकि दोनों को अलग-अलग इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, तो जब अरूब से पूछा जा रहा था कि ये बताओ तुमने क्यों किया या तुम्हारे हस्बैंड ने ये क्यों किया, तो वो टोटली जो इल्ज़ाम है वो अपने हस्बैंड पर लगाती थी। जब डकी से पूछा जाता था दूसरी तरफ कि हाँ भी बताओ भी तुमने ये क्यों किया, तो वो टोटली जो इल्ज़ाम है वो अपनी बीवी पर लगाता था। तो ये दोनों जब इनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो ये दोनों एक दूसरे पर जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे थे। लेकिन अभी जो है वो उनको रिहा कर दिया गया और अभी वो दोनों जो है वो अपने घर में आ गए हैं और डकी ने आज अपना जो व्लॉग भी है उसको अपलोड कर दिया है। आज आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरे यूट्यूबर की मैं बात करूँ तो वो है जी पाकिस्तान का इस वक्त उभरता हुआ यूट्यूबर, सितारा भी कह सकता हूँ, और उसका नाम है जी रजब भट्ट। जी हाँ जी, रजब भट्ट। रजब भट्ट के इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे तकरीबन 4 मिलियन जो है उसके सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अभी उसके जो है वो हुए नहीं है, होने वाले हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और पिछले, क्योंकि अभी इसको सिर्फ यूट्यूब पे आए हुए तकरीबन 1 साल हुआ है, जबकि डकी को यूट्यूब पे 7 साल हो चुके हैं। डकी ने 7 साल में ये जो है आपने 8 मिलियन का जो सफर तय किया, जबकि जो रजब भट्ट है उसने सिर्फ 1 साल में जो है वो तकरीबन इसका जो हाफ है वो अबूर कर लिया है। बहुत तेजी से वो लड़का जो है वो मशहूर हुआ है यूट्यूब पे और लोग उसको बहुत चाहने वाले हैं। जहां आपको पता है जी चाहने वाले होते हैं वहां पे दुश्मन भी जरूर होते हैं। तो रजब भट्ट का जो घर है वो आप सबको पता है, वो एक निजी सोसाइटी में रहते हैं। तो वहां पर जो है कुछ दिन पहले की बात है कि एक लड़के ने उनके घर के गेट पे जो है वो फायरिंग की। तकरीबन 8 से 7 जो है उनके घर पे जो दरवाज़ा है, क्योंकि एक निजी सोसाइटी में फ्लैट्स बने हुए वहाँ पे वो रहते हैं, तो जिन फ्लैट्स में रजब भट्ट वहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, तो वहाँ पर उसने तकरीबन 7 से 8 गोलियाँ चलाई और ज़ख्मी खैर कोई नहीं हुआ, किसी को लगी नहीं, लेकिन वो चला के चला गया। तो रजब भट्ट ने जब अपना केस जो है वो जाके अपना पुलिस और इदारे आए उनको दिया, हैंड ओवर किया,
तो नाज़रीन अब मैं आपको खबर दूं कि CIA ने कार्रवाई करके जो मुलजिम है उसका मैं अगर आपको नाम बताऊं तो उसका नाम राणा शहरोज है। जी हाँ जी, राणा शहरोज उसका नाम है। निजी सोसाइटी में जहाँ पे रजब भट्ट रहता है उसके पास ही का इलाका है रेवन, वहां से इसका जो ताल्लुक है। और ये जो राणा शहरोज है ये कपड़े की दुकान पे नाज़रीन काम करता है। जी हाँ, कपड़े की दुकान पे 600 रुपया दिहाड़ी पे ये लड़का जो है वो काम करता है और इसको 2000 रुपये हफ्ते बाद भी मिलता था। मतलब तकरीबन आप समझ लो कि कोई महीने का 25-30 हज़ार रुपया लड़का मैक्सिमम कमाता होगा। लेकिन क्योंकि इसको भी यूट्यूब पे और टिकटॉक का शौक था तो रजब भट्ट से जो है ये अपना लेने आ जाता था शॉर्ट आउट वगैरह। रजब भट्ट की माँ ने भी इनसे मुलाकात की और उसको शॉर्ट आउट वगैरह भी दिया। लेकिन इसको फिर जो है वो CIA ने इसको जो नाम CIA की मैं बात कर रहा हूँ, PIA मत समझ लीजिएगा, CIA पाकिस्तान अपना जो लाहौर की CIA है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने जनाब अपना कार्रवाई की और इसको गिरफ्तार किया। और एक काम पुलिस हमारी ने और किया, माशाल्लाह हमारी पुलिस तो आपको पता है बहुत मशहूर है ऐसे कामों में। उन्होंने जनाब इसकी फौजी कटिंग नहीं की। आप अगर मेरे पीछे देख सके तो आपको नजर आएगा, इसकी उन्होंने फौजी कटिंग नहीं की, इसकी उन्होंने सऊदी कटिंग की है। जी हाँ, हमारी क्योंकि पुलिस को भी शौक है लोगों की जो है वो टिंड वगैरह कर देते हैं। तो उन्होंने राणा शरोज के भी क्योंकि लंबे लंबे उसके बाल थे तो पुलिस ने सबसे पहले उसको गिरफ्तार किया और सबसे पहले उसने कहा बेटा मैं इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे, पहले जरा तेरे बाल काट ले, तेरी तबीयत साफ कर ले। तो पुलिस ने फिर अच्छी खासी उसकी तबीयत साफ की। फिर उसने आके जनाब सबके सामने जो है वो माफ़ी मांगी और उसने कहा जी मैं रजब भट्ट से उसकी फैमिली से माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा जो है मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। जी हाँ नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक के लिए अपने मेज़बान सैयद निकिशा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।